गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम केवल न्यूमेरिकल बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बात कर लिए हैं। एन अवस्थी से सवाल दे दिए थे 17 to 27, उस प्रॉब्लम का बात करेंगे। तो एक सवाल तो हम एक्सप्रेस कर दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन और सब डायरेक्ट हम आपको नंबर देते जाएंगे और उस नंबर का डिस्कशन करेंगे। जिस सबको नंबर ये सवाल अभी ना मिला हो तो लास्ट में हम एक लिंक शेयर करेंगे, नंबर देंगे, उस नंबर को व्हाट्सएप से जोड़ लेना है और अगेन हम क्वेश्चन उस पर भेज देंगे। तो फर्स्ट सवाल है द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैथोडिक सॉल्यूशन इज। ऑप्शन दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ H+, ऑक्सीडेशन ऑफ SO4, रिडक्शन ऑफ SO3, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। तो यदि डाइल्यूट H2SO4 कहा जाए, इसका मतलब होगा जो H2SO4 टूटेगा और टूटेगा तो 2H+ और SO4 "। डाइल्यूट है, इसका मतलब इसमें वाटर भी होगा और जब वाटर होगा तो H+ और OH-। हमसे पूछ दिया गया जो कैथोडिक सॉल्यूशन, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैथोडिक सॉल्यूशन पे क्या होगा। तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम एट कैथोड कह दें, एट कैथोड, तो कैथोड पे चार्ज निगेटिव होता है और निगेटिव पे कौन लिबरेट होता है, याद है, कैटाइन। तो ये जो कैटाइन है वे लिबरेट होगा। अब ये मतलब नहीं जो H2SO4 का H+ जाएगा, H2O का H+ जाएगा, दोनों में से दोनों का दोनों सेम है, H+ है, इसलिए H+ क्या करेगा, H+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H बन जाएगा और H तो अनस्टेबल है, इसीलिए H और H मिलकर के H2 बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार रिडक्शन ऑफ H+, रिडक्शन ऑफ H+। तो इस तरह से आंसर जो होगा ऑप्शन ए। तो अब जितना भी सवाल दिए हैं हम फटाफट डिस्कशन कर देते हैं। ये सवाल नोट कीजिए, क्या समझे। एन अवस्थी क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 27 तक डिस्कशन करेंगे। फिर और भी सवाल हम दिए हुए हैं, उस सवाल का डिस्कशन करेंगे। नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट अगला सवाल है व्हिच क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। ये सवाल आगे चल करके हम लोग देखेंगे। हमसे पूछ दिया गया जो कौन इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन के द्वारा ऑब्टेन नहीं किया जाएगा। तो अभी सिर्फ इसका आंसर जान लीजिए जो क्या होगा, ए, और ए में क्या है, Mg। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है जो ये हाईली कंसंट्रेटेड पोटासियम सल्फेट मतलब K2SO4 और उसमें भी कंसंट्रेटेड का बात किया गया।
तो ये जब टूटेगा तो 2K प्लस और SO4 डबल माइनस H2O, तो H प्लस और OH माइनस। तो आपसे पूछ दिया गया जो बताइए प्रोडक्ट एट द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो यदि हम कैथोड पे बात करें तो कैथोड तो निगेटिव चार्ज है और निगेटिव पे लिबरेट होगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो इस दोनों में से कौन, H प्लस यानी H2 बन जाएगा। और एट एनोड यदि बात करें तो एनोड पे तो प्लस और प्लस पे माइनस, तो इस दोनों में से कौन सा लिबरेट होगा। इससे पहले आपको ये समझाए थे जो जिसमें ऑक्सीजन कम होगा वे लिबरेट होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखें क्वेश्चन में कंसंट्रेटेड का बात किया गया, यानी इसका मतलब है जो इसका अमाउंट बहुत ही कम है, और जैसे ही बहुत ही कम है निग्लिजेबल है यानी सफिशिएंट नहीं है ऑक्सीजन के लाइक, इसलिए ये SO4 2 मोल कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा H2O8 2-। क्या समझे, यदि यही डाइल्यूट रहता तो ऑक्सीजन लिबरेट होता, लेकिन कहा जा रहा है कंसंट्रेटेड, इसीलिए H2O8। क्वेश्चन नंबर ये कितना का बात कर रहे थे 19 20 में हमसे कहा जा रहा है जो द पासेज ऑफ करंट थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ H2 एट कैथोड एंड Cl2 एनोड। तो ऑप्शन है वाटर, H2SO4, NaCl। यानी आपसे पूछा जा रहा है किसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद एक्वस NaCl H2 और Cl2 मिलेगा। तो यदि हम NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो Na प्लस और Cl माइनस एक्वस है, इसीलिए H2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो H प्लस और OH माइनस। तो एट सबसे पहले किस पे बात करें तो एट सॉल्यूशन रिजल्ट कैथोड पे समझ गए होंगे जो क्या बनेगा, कैथोड माइनस और माइनस पे प्लस और प्लस पे ये H2 जाएगा। यदि एट एनोड बात करें तो एनोड बात करेंगे तो प्लस और प्लस पे लिबरेट होगा माइनस, माइनस इस दोनों में से कौन जाएगा तो क्लोरीन यानी Cl2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा NaCl, यानी NaCl को लिबरेट करने के बाद आंसर C। 21 नंबर when an aqueous solution of H2SO4 is electrolyte the product at anode। मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो एक्वस H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइट करने के बाद बताइए जो एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा। तो फिर वही सवाल है जो जैसे ही H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट किया गया तो H प्लस SO4 डबल माइनस। इस बार कहा गया जो एक्वस का मतलब होगा जो वाटर का अमाउंट तो बहुत ही ज़्यादा होगा, और जैसे ही ज़्यादा होगा तो एट एनोड पे जब बात करेंगे तो एनोड पे प्लस और प्लस पे लिबरेट होगा माइनस, और जैसे ही माइनस OH माइनस कहेंगे तो अब समझा दिए हैं जो क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा। तो इस तरह का ही सभी का सभी सवाल है, जो उम्मीद है जो ये सब सवाल सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर दिए हैं वे देखें। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो लास्ट में छोड़ दिए थे लेक्चर में उसको बात करेंगे। तो नोट कीजिए पॉज करके। तो ये सवाल पहले हम नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नोट कर लिए। तो नोट करने से पहले, और ये सवाल पहले भी
लेक्चर नंबर 5 में आप देखें, लास्ट में छोड़ दिए हैं। पहले आपको अपने से ट्राई करना, उसके बाद फिर हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसको देखना है। हाउ लॉन्ग, सवाल को पहले समझें जो क्या कह रहा है। हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ इतना एम्पियर बी पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 टू कोट ए मेटल सरफेस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर with इतना mm thick layer with a current efficiency इतना %। इतना तो पता चल गया। जो हमसे पूछा जा रहा है जो टाइम बताइए क्या होगा, और क्या कहा जा रहा है, जो 2 एम्पियर करंट पास कराया गया लेकिन इफिशियंसी 50% है। मतलब इसका ये 4 एम्पियर करंट पास कराया गया लेकिन इफिशियंसी कितना है, 50%। मीन्स ये हुआ जो सभी का सभी करंट उसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो पहले हम ये पता कर लें जो आखिर कितना करंट यूटिलाइज हुआ। तो हम देख चुके हैं परसेंटेज करंट इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, करंट यूज डिवाइडेड बाय टोटल करंट मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो हमको ये पता करना है जो करंट यूज, ये यूज कितना हुआ यही पता करना है। ये दे दिया गया कितना, 50। ये करंट यूज ही हम लिख दे रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल करंट कितना है, 4 एम्पियर। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जरा कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, ये भी कैंसिल कीजिए 2। इसलिए I इक्वल टू मतलब करंट यूज यानी I हमको पता चल गया 2 एम्पियर। और ये तो सिंपल सी बात है। जो जैसे ही हमसे कहा जाए 50% इफिशियंसी है, इसका मतलब हम समझेंगे यदि 100 एम्पियर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 50 एम्पियर यूटिलाइज हो रहा है, तो देयरफॉर 4 एम्पियर। ये कोई जरूरी नहीं है जो इसी फार्मूला का हम सहारा लें। क्या समझे बात, यदि 100 एम्पियर करंट पास कराया जाए तो 50 एम्पियर, तो इसीलिए कितना एम्पियर, 4 एम्पियर, तो 2 एम्पियर ये करंट हमको मिल गया, I मिल गया। पता क्या करना है, T, और हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू IT। यदि हमको Q पता चल जाए तो Q पता चल जाए, I पता चल जाए तो T पता चल जाएगा। और I तो हमको मिल गया है, मेरा टारगेट अब है Q मिल जाए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, जो ये इतना एम्पियर जो पास कराया गया AgNO3 से कोट ए मेटल सरफेस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ आर्टिकल दे दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ इतना mm थिकनेस, और उसका जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ आर्टिकल, यानी जिसमें इलेक्ट्रोड सिल्वर को डिपॉजिट किया जा रहा है, वे 0.002 mm है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मिलीमीटर, तो हमको तो चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम चेंज करेंगे रिलेशन से तो क्या मिलेगा, 0.0002 सेंटीमीटर में अब ये बदल गया। कैसे, तो 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर
बराबर 10 के पावर -1 सेंटीमीटर ये होता है। अब एरिया थिकनेस मिला तो ऐसा हम कर लेते हैं, जो ये पता हो जाए मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। तो मुझे तो मिटाना पड़ेगा, इसलिए पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। कर लिए नोट? तो चलिए तो हम देखते हैं, मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या मिला हमको, यहाँ पे हम कह देते हैं मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड। और यदि मास पता करना हो तो वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये किसका ले रहे हैं, यानी जिसके ऊपर ये जो चाहे कैथोड हो या एनोड, इससे कोई मतलब नहीं है, जिसके ऊपर सिल्वर का डिपोजिशन हो रहा है। और वॉल्यूम यदि निकालना हो तो एरिया में थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया इनटू थिकनेस इनटू ये डेंसिटी तो है ही। तो एरिया भी हमको मिल गया, कितना मिला है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थिकनेस कितना मिला है तो 0.0002 सेंटीमीटर, और डेंसिटी भी देखिए जो मिल गया है 10.5 ग्राम पर cm क्यूब। यदि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अप्रॉक्स 0.21 ग्राम आएगा। ये इतना सॉल्यूशन करने के बाद 0.21 ग्राम। तो इतना ग्राम सिल्वर क्या हो गया बाबू, डिपॉजिट हो गया। अब हमको फिर पता क्या कर लेना है, तो इतना ग्राम में कितना कूलम्ब लगा, इतना ग्राम में कितना कूलम्ब लगा। और इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, यदि 96,500 कूलम्ब पास कराया जाए तो किसी भी सब्सटेंस का उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर लिबरेट होगा। या यूं कह दें, जो इक्विवेलेंट वेट हमेशा 96,500 कूलम्ब ही लिबरेट करेगा। यदि फैराडे में बात हो तो 1 फैराडे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इतना ग्राम मेरा सिल्वर है। अब हम कहेंगे जो AgNO3 है वे टूटेगा तो Ag प्लस और NO3 माइनस। तो हम क्या कह दें, जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस यदि निकालें तो 108/1 यानी 108। इतना को लिबरेट कराने के लिए कितना कूलम्ब का आवश्यकता होगा, तो 96,500। तो फिर कहेंगे जो 108 ग्राम Ag liberated by 96,500 कूलम्ब। तो देयरफॉर कितना, तो 0.21 ग्राम। तो 96,500 बाय इतना इंटू 0.21। अब इतना के कारण जितना हमको कूलम्ब मिल जाए, तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए, इतना को सॉल्यूशन भी किए।
तो सॉल्यूशन करने के बाद 187.63 ये मेरा क्या मिल गया बाबू, कूलम्ब। अब हम जानते हैं क्या, Q बराबर IT। जब Q बराबर IT जानते हैं तो ये मेरा Q मिल गया और I पहले से मिला हुआ है, क्या T मिल जाएगा। तो T इक्वल टू Q बाय I, तो 187.63 और I हमको 2 है। अब यदि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 93.8 ये सेकंड, यानी लगभग ये कह दें जो 94 सेकंड, इतना ही हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर हो गया सवाल। जो जब भी हम लोगों को करंट इफिशिएंसी कहा जाए तो इसका मतलब हम समझेंगे 100 से कंपेयर कर लेंगे। यदि इसी सवाल में कहा जाता 25% तो 100 एम्पियर में 25, तो देयरफॉर 4 एम्पियर में कंपेयर कर लेते। और दूसरा पॉइंट, हमेशा इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो 96,500 कूलम्ब के बराबर होगा, या यूं कह दे जो 1 फैराडे के बराबर होगा। तो ये सवाल क्लियर हो गया। अब हम करंट इफिशिएंसी से उसी में लेक्चर नंबर 5 में एक सवाल जो लास्ट में आपको एक्सप्रेस कर दिए थे और कहे थे जो आंसर इतना होगा, वे वास्तव में उतना आंसर नहीं आ पाएगा, उसमें कुछ टर्म मिसिंग हो गया। वहाँ जो करंट इफिशिएंसी है उस करंट इफिशिएंसी का कोई हम बात नहीं कर पाए। तो अगेन हम उस सवाल को फिर डिस्कशन कर देते हैं और करंट इफिशिएंसी का यूज करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो यही सवाल है जो लेक्चर नंबर 5 में दिए थे, लेकिन मिसिंग क्यों हुआ इस बात का आज मैंने खोज कर लिया। जब भी अब कोई बड़ा सवाल होगा तो इस तरह से मैं हाफ पार्ट में बात करूंगा ताकि सवाल मेरे सामने रहे, क्योंकि मैं सवाल को तो बोर्ड से मिटा देता हूँ और जैसे ही मिटा देता हूँ तो वो मेमोरी बेस्ड रह जाता है जो कहाँ पे कौन सा टर्म एक्सप्रेस था। तो देखिए, इसी तरह से आप लोग भी इस कोरोना की परिस्थिति में अपने जो समय है उसको यूटिलाइज करें। अपने आपको खुद ब खुद यदि आप प्रयास करेंगे तो ये स्किल डेवलप हो जाएगा जो कैसे इसको अच्छा से अच्छा यूज करें। जैसा कि मुझे ये अनसर्टेन ये निर्णय लिए जो अभी ऐसा करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आ सके। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इतना ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन यानी C6H5NO2 से जा रहा है C6H5NH2, ये एनिलीन है और ये नाइट्रोबेंजीन है। तो हमसे पूछ दिया गया जो इफ द करंट इफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%, मतलब जितना भी करंट इसमें भेजा जा रहा है वे पूरे का पूरे करंट यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज इतना वोल्ट, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम। तो हमको इसमें कूलम्ब चाहिए, क्योंकि हम आपको ये समझाए हुए हैं जो एनर्जी कंज्यूम यदि निकालना हो, एनर्जी कंज्यूम, तो कूलम्ब इंटू वोल्ट। ये सी क्या है, कूलम्ब इंटू वोल्ट। तो वोल्ट तो हमको मिला हुआ है, यदि हमको कूलम्ब मिल जाए तो सवाल बन जाएगा। और कूलम्ब के लिए आपको इससे पहले एक फार्मूला दिए हैं। क्या फार्मूला दिए, जो
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का बात करेंगे तो C6H5NO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे इनटू करंट इफिशिएंसी, और वहां भी एक फार्मूला था x/100, तो यहां हम डायरेक्ट ले लेते हैं, नहीं तो फिर मेरा स्पेस कम हो जाएगा, फिर मिटाना पड़ेगा। अब यदि हमको ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोबेंजीन निकालना हो तो नंबर ऑफ फैराडे, और हम बढ़ा लेते हैं इसको, ये वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, और ये नंबर ऑफ फैराडे समझाए हुए हैं, जो Q में F से डिवाइड कर दे, और F मतलब कितना, तो 965 इतना, और ये तो रहा 50/100। अब ये वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में बात कर लिए थे, जो n फैक्टर 3 कैसे, तो ये -4, ये +1, तो ये कितना हो जाएगा +3, इसी तरह से ये +1 और ये -2, तो +2, तो बताइए यहाँ पे हम कितना रखें, तो -3 यदि रख दें, -3, तो -3 यदि हम रख दें तो देखिए तो सवाल बन जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो इसीलिए अब n फैक्टर जो मिला वे कितना, तो अधिक में से कम, अधिक में से कम, यानी 3 -3 यानी 6, और जैसे ही n फैक्टर मिल गया तो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो वेट है कितना दिया हुआ, तो 12.3, और इक्विवेलेंट वेट, तो इसका हम जानते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वे भी तो इतना ही है, 123, तो 123 अब बाय n फैक्टर 6 इज इक्वल टू, Q निकालना ही है 965 इतना अब बाय 100। यदि हम Q को सॉल्यूशन करेंगे, अब सॉल्यूशन करना तो आपका काम है, तो इस समय फिर आप लोग क्या करें, तो वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद अगेन जो है इसको सॉल्यूशन कर लें। कर रहे हैं सॉल्यूशन, कर रहे हैं, चलिए देखिए, अब इतना सॉल्यूशन करने के बाद 1158 इतना कूलम्ब आ जाएगा। कूलम्ब मिलना चाहिए, वोल्ट हमको दिया हुआ है, तो क्या आप कह दें जो एनर्जी इक्वल टू 1158 इतना, और ये मिला 3। अब आप सॉल्यूशन करेंगे तो निश्चित रूप से आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर दिए हुए थे, तो 347.4 किलो जूल, इतना को सॉल्यूशन करना है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आए, मान लीजिए x, उस x में आप कितना से डिवाइड करें, 1000 से, तब आएगा इतना किलो जूल। तो इस तरह से ये जो पिछले क्लास में जो आपको छोड़ दिए थे, जो ये इतना किलो जूल, वे वास्तव में पिछले क्लास में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें ये 50% है, इसका कोई हम यूटिलाइज नहीं किए। अब उम्मीद है जो आपको सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए पॉज करके। तो अगेन ये सवाल देखिए, कौन सा बुक है ये, जेईई मेन एडवांस, और ये जो सवाल है आपका, ये जेईई मेन का है, और वे भी कब का, तो 2020 का
जो जनवरी सेशन में हुआ है। अब आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पहले अपने बना लें, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए बना लिए। अब देखें, बहुत सारे मेरे बच्चे बना लिए होंगे। सर मैं बना लिया। आंसर कौन? आंसर भी सर है, ठीक है। पेशेंस रख करके अब सबों के लिए नाराज खुलेगा सर। चलिए देखें अब तो द एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड बैटरी इज रिचार्ज। अब ये बैटरी क्या है इसी में पता चलेगा, लेकिन अभी उससे हमको ज्यादा लेना देना नहीं है। अब काम की बात, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इतना फैराडे द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो क्या पूछा जा रहा है? जो इतना फैराडे यदि इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाए तो आप बताइए जो PbSO4 का कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा। मेरे पास तो एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? जो इक्विवेलेंट वेट बराबर 96,500 कूलम या 1 फैराडे, बस उसी को पकड़े रहिए। तो यहां पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट इसी का फाइंड कर लेते हैं। अब सवाल है जो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट PbSO4 का यदि बात करें तो यहाँ पे -2 तो ये +2, यानी n फैक्टर कितना हो गया? तो 2। अब मोलर मास तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है 303/2। इतना ग्राम कहिए आप। जो लिबरेट कराने के लिए कितना फैराडे का जरूरत? तो 1 फैराडे का। और हमको यूज कितना किए? तो इतना फैराडे। सिंस 1 फैराडे करंट लिबरेट, बहुत सारा बात हम नहीं लिखते हैं, लिबरेट 3/2 ग्राम। तो देयरफॉर कितने फैराडे का बात करेंगे? तो 0.05। इतना बाई 2 इंटू 1 फैराडे और 0.05। यदि सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना के बराबर? तो लगभग 7.6 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर बताइए जो क्या हुआ? तो आंसर हुआ सी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व कर लिए होंगे। जो JEE 2020 का सवाल है, जनवरी सेशन का, वे लोगों को मन में लग रहा होगा जो कब लॉकडाउन टूटे, जो फिर जो है हम आने वाले सेशन का JEE मेन का एग्जाम दे। निश्चित रूप से बच्चों टूटेगा। कोई भी दुख लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता और कोई भी सुख लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। यही संसार का नियम है। इसलिए आप लोग पेशेंस रखें और तो पॉज करके नोट कीजिए। तो अगेन नेक्स्ट सवाल, ये भी JEE मेन 2020 का सवाल है। अब आप कहेंगे सर बहुत सारा सवाल पूछ दिया। तो देखो बच्चों, जैसा कि JEE मेन अलग अलग फेज में होता है, 6-7 फेज में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। इसलिए यह
नेक्स्ट अलग फेज का होगा। एक फेज में 2 सवाल ये कतई संभव नहीं है, जो एक फेज में किसी भी टॉपिक का एक ही सवाल दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये हम कहें या ना कहें, जब भी सवाल दें तो आप सवाल को नोट करें और वीडियो को पॉज कर करके पहले अपने सॉल्व करें, अपने ट्राई करें और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप समझेंगे। जस्ट हम क्लास में रह करके, क्लास में ही बैठ करके समझ रहे हैं। तो नोट कीजिए। चलिए अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट, क्या है ये? निकेल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। हाउ मेनी मोल ऑफ निकेल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो इससे पहले सवाल में देखिए आप, जो मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया था लेड सल्फेट का 303, तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए। लेकिन यहां तो एटॉमिक वेट निकेल का है ही नहीं, तो क्या करें हम? निकेल का एटॉमिक वेट खोजें? कोई जरूरी नहीं, बिना एटॉमिक वेट का भी हम लोग बना लेंगे। क्योंकि आपको जब भी जेई में एडवांस इसमें सवाल दिया जाता है तो टैलेंट को सर्च किया जाता है, जो आपके पास कितना टैलेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप सामना कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि अभी कोरोना है तो कुछ लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठे, लेकिन कुछ लोग जो ये अभी जो कीमती समय है जो हमको मिला, उसको किसी न किसी रूप में यूटिलाइज कर रहे होंगे। उसी तरह से हमको यदि एटॉमिक वेट नहीं है तो क्या हम छोड़ देंगे सवाल को? कतई नहीं। कोई दूसरा ऑप्शन होगा, बहुत सारा तरीका है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस निकेल नाइट्रेट को तोड़ देते हैं। और तोड़ने का तरीका तो निश्चित रूप से बता दिए हैं। जो NO3 जहां कहीं भी रहेगा उस पे 1 माइनस होगा, तो यहाँ NO3 माइनस कह दें। लेकिन कितने हैं? तो 2। तो जब इस पे -2 तो इस पे क्या हो जाएगा? +2। तो Ni2+। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोल निकेल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड मतलब निगेटिव, और निगेटिव पर तो लिबरेट होगा पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो कैटाइन है। तो एट कैथोड, यदि एट कैथोड बात करें तो ये जो निकेल 2+ है, ये निकेल में जाकर के सॉलिड रूप में लिबरेट हो जाएगा। अब ये देखें, जो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ 0 चार्ज है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दे बच्चों? तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना फैराडे? 2 फैराडे। ये बात हम लोग देखें कि नहीं? यदि कूलम में बात कर लें तो 2 × 9 6 इतना कूलम हो जाएगा। ये अपने आप में बताइए जो कितना मोल है। हम जानते हैं दुनिया का कोई भी फार्मूला अपने आप में 1 मोल होगा। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये कितने मोल है? तो 1 मोल। 1 मोल Ni2+ को लिबरेट होने के लिए कितना फैराडे का जरूरत पड़ रहा है? तो 2 फैराडे। और हमसे कितने फैराडे पूछ दिया गया? तो 0.1। तो क्या कहें, जो 2 फैराडे लिबरेटेड या डिपॉजिटेड, लिबरेटेड कितना? तो 1 मोल निकेल। तो देयरफॉर कितने फैराडे? तो क्वेश्चन में तो 0.1 फैराडे है।
तो 1/2 फैराडे और 0.1 फैराडे, फैराडे कैंसिल, यानी 0.1/2 यानी 1/20, और जब 1/20 तो 0.05 मोल बन गया। देखिए ऐसा, इसमें इससे बनाने वाले का नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जो वेट कहाँ है, वेट कहाँ है, वेट खोज लें। जो सर हमको वेट याद रहता तो सवाल बन जाता। ऐसा कोई बात नहीं, आपके ब्रेन को टेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए आप सिचुएशन को पहचाने, परिस्थिति को पहचाने और उसी तरह से यूटिलाइज करें। तो उम्मीद है जो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो जितना भी सवाल पॉसिबल हुआ, टाइप्स, ये सब का सब आप लोगों को हम बता दिए। अब जो है RCM से हम सवाल दे देते हैं, और RCM में भी तो कुछ सवाल था, और भी सवाल हम आगे बढ़ाते हैं, वे आप लोग बनाएंगे। तो RCM में कुछ सवाल पहले भी और 1 to 17 RCM में ट्राई करना है। फिर जब भी हमको समय मिलेगा फिर इस पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगले रोज बहुत इम्पोर्टेंस बात करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब स्टार्ट करेंगे तो अगेन उसको कंटिन्यू करके हम फिनिश करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है। और कल हम आपके साथ बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री 12th का ऑर्गेनिक है। तो एक रास्ता निकाले हैं जो टारगेट बच्चों को बायोकेमिस्ट्री और भी पार्ट नहीं हुआ है। तो जब तक इधर हम बायोकेमिस्ट्री बात करेंगे तब तक उधर फाउंडेशन को, केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक बात जिसको GOC के नाम से जानते हैं, वे फिनिश्ड करेंगे। और फिर हम स्टार्ट कर देंगे 12th के फाउंडेशन का। ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये भी 12th का है। तो एक वैसा पॉइंट बात कर रहे हैं जो बिना GOC का हम समझ सकते हैं, बिना GOC का बायोकेमिस्ट्री। और कुछ ये रटने वाला है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही।